नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर जब जब जो मुद्दा होता है उस लिहाज से सियासत पलटती चली जाती है। इसीलिए बात आज पॉलिटिकल किसान की हो रही है। पॉलिटिकल किसान इस देश के भीतर आज से नहीं है, आज़ादी के वक्त से रहे हैं। लेकिन किसानों की फिक्र किसे, कब, कैसे, किस रूप में रही हो, यह वाकई एक बड़ा दुविधा भरा सवाल है। जो राहुल ने कहा किसको इनकार है, और जो राहुल छुपा गए उससे किसको इनकार है? क्या कांग्रेस के दौर में सूट बूट नहीं था, कॉर्पोरेट नहीं था? ये सारे सवाल इतने मौजूद हो चले हैं कि हमने सोचा कि दरअसल संसद के भीतर जो बहस किसानों को लेकर हो रही है उससे इतर देश के भीतर का क्या हाल है, आज दोनों को जोड़ के भी देख लिया जाए। क्योंकि सोनिया गांधी पूरे नंबर दे रही है, विपक्ष तेवर के साथ अब पेश करने जा रहा है। इन सब पर बात हम करेंगे 10:30 बजे राहुल के तेवर दिखाकर। लेकिन अभी हम आपको दिखलाते हैं दरअसल देश का सच और संसद के भीतर की बहस। बर्बाद फसल की दास्तान संसद के भीतर पहुंचते पहुंचते कैसे सियासी हंगामे में खो जाती है, इसका खुला नजारा आज लोकसभा में नजर आया। राहुल गांधी ने किसानों के दर्द पर इस तरीके से हाथ रखा जैसे मोदी सरकार बेफिक्र हो, और मोदी सरकार के मंत्रियों ने पलटवार इस तरीके से किया जैसे किसानों का दर्द तो उनकी उंगलियों में है और उनके हृदय में रेंगता है। जमीन कितनी बर्बाद हुई, उलझन यहीं से शुरू हुई। पहले राहुल ने सरकार के ही आंकड़े बताए और फिर मोदी सरकार के मंत्री इस तरीके से बोले जैसे उन्हें सब पता है, राहुल गांधी ही कुछ नहीं जानते। अब आंकड़े जो भी हों, लेकिन जब देश का सच एक किसान परिवार के 1 हेक्टेयर जमीन से भी कम वाले हालात पर जा टिका हो, तो फसल बर्बाद होने का मतलब होता क्या है? ये ना तो संसद की बहस से समझा जा सकता है, ना ही रामलीला मैदान और ना ही सांसदों को सियासी कहकहरा सिखाने से। तीनों जगहों पर किसानों का ही रोना रोया गया। लेकिन किसान किस खून के आंसू रो रहा है, जरा इसका सच भी देख लीजिए। यूपी में हमीरपुर जिला मुख्यालय से सटा है पारा ओंझी गांव। इस गांव में कल 2 किसानों की बेटियों की बारातें आनी थी, पर फसल बर्बाद हो जाने की वजह से रुपए पैसे हैं नहीं, इंतजाम कहीं से हो नहीं पाया, और इन सब के बाद लड़के वालों ने दोनों शादियां तोड़ दी। बिटिया हाथ जोड़ी बड़ी फसल पैदल का बारात लौट के चली जाती है। यहाँ पैसा कौड़ी तो इसे मना हुआ, अजय के पैसे भैया ब्याह हो नहीं। अब पूरे पारा ओंझी गांव में सन्नाटा पसरा है। जिस घरों में शादियों की धूम के साथ शहनाई के मंगल गीत गूंजने चाहिए थे, अब वहां शादी टूटने के बाद सन्नाटा है। हर चेहरा उदास, हर आंख नम है। इस गांव की हर बेटी गमजदा दिखाई दे रही है। लड़कियों के माँ बाप इस चिंता में घुल रहे हैं कि इन हालातों में वो अपनी बेटियों के हाथ पीले करें तो कैसे करें। दाना नहीं घर आओ, बिटिया ब्याह का बैठी तो कैसे ब्याह करबे? आओ लड़का बच्चा पढ़ाना का तो कैले का कारण, कुछ नहीं है अब घर में का कारण। लेकिन सच सिर्फ एक गांव का नहीं है, एक लड़की का नहीं है, बल्कि बुंदेलखंड में जहां चले जाइए, चाहे वो जालौन हो, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और फिर हमीरपुर, हर जिले की स्थिति यही है। बेटियां बड़ी हो चली, अब हाथ पीले होने चाहिए। किसानों ने भी बड़ी उम्मीद के साथ फसलों को लहलहाते देखने के लिए खून पसीना एक कर दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके बाद शहनाई तो दूर की बात, खून के आंसू हर गांव में, हर घर में है, हर किसान की आंख में है। बुंदेलखंड में अनुप श्रीवास्तव के साथ नाहिद अंसारी, हमीरपुर, आज तक। कैसे हो गया? संसद के हंगामे के बीच ये रुदन किस खामोशी के साथ हर दिल को चीर सकती है, ये आप देख रहे हैं। मसला सिर्फ एक परिवार का नहीं है। बुंदेलखंड के जिले दर जिले घूमते चले जाइए, किसानों से मिलते चले जाइए, वो खुद हालात बतलाते हैं। और हर घर में जो विवाह होना था इस बरस नहीं होगा, शहनाई नहीं बजेगी। सुनिए उन्हीं की बात। हम शादी तय कर ली नहीं तो बाजा भी करें का है, और गाड़ी भी करें का है, कपड़ा वो ना लगता लेने का है, हमारे विद्यालय को पैसा नहीं है,
अब का बारातों में धोखा पड़ जा। बताओ खेती में कुछ है नहीं है और वो जो तो शादी के लिए दवा डाल रहे हैं। बताओ क्या करें, जान दे दें या गर्दन काट लें, क्या करें, कुछ है ही नहीं है खेती में। वो लोग जो दवा डाल रहे हैं कि शादी कर रही। ये 2 बिटिया हैं, शादी करें का तब घर है अधूरा, गिरो पर है सब घर दुआर, तो हम क्या करेंगे। बच्चियां मेहंदी लगाए हाथ में बैठी हैं, उनके बाप और माँ चिल्ला चिल्ला रो रही हैं इमदाद के लिए, और कहीं कुछ नहीं हो सकता। इस तरह दर्जनों लड़कियों की शादी टूट रही हैं, टूट चुकी हैं। तो ये तो बड़ा एक दैवी आपदा के साथ साथ लोगों ने भी आफत दी है कि वो शादी को तैयार हैं। मुश्किल सिर्फ इतनी बार नहीं है, शादियां टूट रही हैं। मुश्किल यह भी है कि शादी टूट जाएगी, शादी नहीं होगी, बाप खुदकुशी कर लेता है। नेहरू ने चुनावी का कहरा फूलपुर से ही सीखा था। अब चौथी पीढ़ी है, संसद में भाषण दे रही है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इन सब के बीच हम आपको लिए चलते हैं उसे फूलपुर में। जरा हालात देखिए क्या है। जवाहरलाल नेहरू से राहुल गांधी, चौथी पीढ़ी, और इन 4 पीढ़ियों के बीच फंसा किसान। नेहरू ने चुनावी राजनीति का कहरा जिस फूलपुर से पढ़ा, संयोग से उसी फूलपुर में उस वक्त एक किसान ने खुदकुशी कर ली जब नेहरू की चौथी पीढ़ी रामलीला मैदान से संसद तक में किसान का ही सवाल उठा रही है। लेकिन किसानों के लिए हालात कितने बदतर होते चले गए, यह दिल्ली ने कभी नहीं सोचा होगा, आजादी के बाद से नहीं सोचा। और यह दूर की गोटी है कि किसानों को लेकर कैसे सियासत खेली जाती है, लेकिन किसानों के नाम पर कैसे बिना गेहूं की रोटियां सिकती चली आई, इसका खुला नजारा इस देश में हर कोई देख रहा है। और अब तो वाजिद अली शाह की तर्ज पर यूपी की सियासत करने वाले भी इसमें शरीक हो गए। तो इन्हें सब पता नहीं क्या कर रही है। अब कह रहे रिलायंस को नहीं दे रहे, कब का रिलायंस को दे रहे, तो बताओ किसको दे रहे। जिसे कोसना है कोस लीजिए, क्योंकि सियासत शायद इसी का नाम है, लेकिन सच वह भी किसान का बेहद त्रासदीपूर्ण है। इसीलिए मुलायम हो, राहुल हो या प्रधानमंत्री मोदी, किसे पता होगा कि फूलपुर के करनाईपुर गांव के प्यारेलाल ने आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि फसल बर्बाद हुई तो बेटी की डोली के घर से उठने का संकट मंडराने लगा। किसी सरकार ने किसी मुआवजे को लेकर प्यारेलाल का दरवाजा नहीं खटखटाया, जिससे किसान को लगे उसके साथ कोई तो खड़ा है। साल भर जीतोड़ मेहनत की, सिर्फ पानी ही नहीं अपने पसीने से भी खेत को सींचा। खुद के पास सिर्फ 10 बिस्वा खेत था, सो बटाई पर भी खेती की ताकि बेटी की शादी तक खेत फसल लहलहाने लगे। लेकिन फसल इस कदर बर्बाद हुई कि किसान सदमा बर्दाश्त न कर सका और बेटी की डोली पर बैठाने से पहले ही फांसी के फंदे में झूल गया। खराब गिर पड़ा। ये माँ के आंसू है, लेकिन सवाल माँ के आंसू का भर का नहीं है, सवाल बेटी का भी है। प्यारेलाल की 2 बेटियां, 2 बेटे हैं। 19 साल की बड़ी बेटी सीमा। प्यारेलाल ने यही सोचकर बेटी का ब्याह 22 मई को तय किया था कि तब तक गेहूं की फसल तैयार हो जाएगी और शादी का खर्च फसल से निकल जाएगा। लेकिन 10 बिस्वा जमीन में से निकला सिर्फ 20 किलोग्राम गेहूं। घर की स्थिति बहुत दयनीय थी। लड़की की शादी 22 मई को है और बटाई पर खेत लिया था 2-2.5 बीघा, उसमें भी पैदावार बहुत कम हुई, 1.5-2 कुंटल। और इसके हिस्से की जमीन में 2-3 बिस्वा थी, उसमें पैदा कुछ नहीं हुआ। शादी के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई और 4-5 दिन से बहुत टेंशनाइज रहा। और कल लगभग 11 बजे घर वापस आया और अंदर से दरवाजा बंद करके आत्महत्या कर लिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार तो सरकार, तहसील प्रशासन का कोई अफसर भी किसान के घर झांकने नहीं पहुंचा। मीडिया पहुंची तो प्रशासन भी आ टपका और जानकारी ली, पुलिस को बुलाया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और इन सब के बीच एक और खबर आई कि हांडिया में भी फसल बर्बाद होने से सदमे के कारण एक किसान की मौत हो गई। तनाव की स्थिति को देखते हुए घर वाले भी मतलब कुछ कहते सुनते रहे होंगे कि भाई आप कमाते नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो कुछ तनाव रहा हुआ होगा। इस बीच में जब घर वाले नहीं थे तब इन्होंने 11 बजे दिन में फांसी लगाई। मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। दर्जन भर मौत इलाहाबाद में हो चुकी है, पोस्टमार्टम भी हो रहे हैं, लेकिन किसानों के परिजनों को रत्ती भर राहत भी नहीं मिल रही और दिल्ली में बिना गेहूं सियासी रोटियां सेंकी जा रही हैं। विमल श्रीवास्तव, इलाहाबाद, आज तक। रोटी का मतलब तो यही है कि गेहूं उपजेगा, आटा बनेगा, रोटी सेंकी जाएगी, लेकिन सियासी रोटी वाकई हवा में सेंकी जाती है।
दिल्ली सरकार आह्वान करती है कि हमने सबसे ज़्यादा मुआवजा 50,000 तक का जिक्र कर दिया है प्रति हेक्टेयर, लेकिन सवाल उसका नहीं है। दिल्ली में सरकार आई एक आदर्श स्थिति लेकर, स्वराज का नारा, ईमानदारी का जिक्र, लेकिन इन सब के बीच किसे पता है अपने ही परिजनों से कोई मुंह चुरा रहा है, कोई इधर उधर भाग रहा है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, समझ जाइएगा। आदर्शवाद अब दूर की गोटी। अरविंद केजरीवाल के 4 सिपह सलार। जी, राखी बिरला का अपने भाई विक्रम से कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि वो अपनी पत्नी को पीटता है। और मैं आज भी ऑन कैमरा विक्रम बिरलान पत्नी की चोट को भी सही नहीं बताता, यह कहता है उसे भड़काया जा रहा है। आशीष खेतान नेता होने से पहले पेड पत्रकार थे, ये आरोप प्रशांत भूषण का है। और पंकज गुप्ता ने तो आपकी कमाई के लिए गलत फंड लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। पार्टी के बीच में तो अरविंद केजरीवाल के ये 4 सिपह सलार अब आरोपों के घेरे में हैं, और इन चारों के बहाने सवाल वही उठ खड़ा हुआ है कि नैतिकता की ताकत के आसरे खुद को राजनीति में अलग बताने वाली आम आदमी पार्टी और उसकी आदर्शवाद स्थिति की जमीन कहीं पोपली तो नहीं। जरा सिलसिले को देख लीजिए। बदन पर पड़े ये चोट के निशान है, ऐसी चोट जो किसी ने बेरहमी से दी है। और प्रियंका बिरलान का कहना है कि उनके पति विक्रम बिरलान ने उन्हें मारा है। पति विक्रम आम आदमी पार्टी के नेता हैं और उनकी बहन आम आदमी पार्टी की विधायक और पहली सरकार की मंत्री, यानी पति और ननद दोनों आप में, और अब कोई साथ नहीं दे रहा। प्रियंका का आरोप है उन्हें पति ने बेल्ट से पीटा, शिकायत पुलिस को भी की गई, लेकिन अब भरोसा दिया गया है फिर नहीं पीटेंगे। ये मेरे पास बेल्टों के निशान है, अभी मैं आपको अपनी कमर नहीं दिखा सकती, जो मेरा उन्होंने हाल किया हुआ है। मेरी कमर पे इससे भी बड़े बड़े निशान हैं। लेकिन प्रियंका बिरलान को उम्मीद थी कि ननद आदर्शवान पार्टी की फायरब्रांड नेता है, तो कम से कम मदद तो करने वह तो साथ खड़ी होंगी। लेकिन राखी का जवाब भी सुन लीजिए, यानी परिवार में भाई से कोई लेना देना नहीं, भले ही वो पार्टी का सदस्य हो। तो सवाल पहला यहीं से निकलता है, जब परिवार से जुड़ाव नहीं तो समाज से कैसे जुड़ेंगे और स्वराज का नारा सड़क पर खड़े होकर कैसे लगाएंगे? और इन सब के बीच प्रशांत भूषण ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में अनुशासन समिति को लिखे अपने खत में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को ही दागदार करार कर दिया, वह भी जबरदस्त है। प्रशांत भूषण ने आशीष खेतान पर सीधे आरोप जड़ा कि उन्होंने पत्रकार रहते हुए एसआर के पक्ष में स्टोरी लिखने के एवज में 3 करोड़ रुपए की रिश्वत ली और 2G घोटाले में आरोपी कंपनी का समर्थन करने के लिए पेड न्यूज का रास्ता अपनाया। इन्हीं लोगों के खिलाफ बहुत सीरियस चार्ज लगे थे। पंकज गुप्ता के खिलाफ 2 करोड़ के चेक लेने का फर्जी कंपनियों से। दरअसल ये सब देखने सुनने के बाद होना तो यह चाहिए कि आम आदमी पार्टी सबूतों के साथ आरोपियों को निर्दोष बताती, आरोपों को तर्क से काटती, लेकिन जवाब आया कैसे, जरा सुन लीजिए। तो सवाल सीधा है कि आदर्श की राजनीति का नाम जपकर हर कोई अपने हित को साध रहा है, और जो आम आदमी पार्टी में अभी है या पहले थे उनके लिए आदर्श, नैतिकता और ईमानदारी का सवाल सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए था। हो जो भी, पर्दे से छनकर बाहर आती खबरें और आदर्शों को पलीता लगाती तस्वीरें आम आदमी पार्टी की पूरी आदर्शपूर्ण जमीन को खटगड़े में ही खड़ा नहीं करती, बल्कि खुले तौर पर ऐलान भी करती है ये पोपली जमीन। लेकिन सियासत की जमीन पे खड़े हो जाइए, संसद के भीतर पहुंच जाइए, तो फिर किसे सुनना है किसे नहीं सुनना है तय उसी से हो जाता है सियासत चाहती क्या है। और शायद यही वजह है सियासत का एक नया नजारा से दूर एक नई स्थिति गुजरात के पर्यावरणविदों ने सामने खड़ी कर दी है। रिपोर्ट देखिए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 2 गुना बड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा गुजरात में लगेगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह महत्वाकांक्षी परियोजना उस वक्त की है जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे। लेकिन ये बात तो ना उन्होंने सीएम रहते हुए सोची होगी, ना पीएम बनकर सोची होगी कि दरअसल इस योजना को कोई चुनौती भी देगा, और चुनौती देने वाले भी गुजरात के ही होंगे। दरअसल योजना मोदी के पीएम बनने से पहले की है, लेकिन अब गुजरात के ही पर्यावरणविदों का एक समूह ये मानकर चल रहा है कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, और इसीलिए आज उसने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटा दिया। इस मामले की खास बात यानी ये प्रतिष्ठित पुतला बनाने का प्रकल्प गुजरात का
प्रधानमंत्री गुजरात के जिस महान व्यक्ति का पुतला बनाया जा रहा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के। जिस जमीन पर यह पुतला बन रहा है वो जमीन भी गुजरात की और पर्यावरणवादी जिन्होंने आवाज उठाई है वो भी गुजरात के। पर्यावरणविदों का कहना है कि सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा केवढालिया गांव के पास नर्मदा नदी में स्थित साधु जजीरे पर बन रही है। ये जजीरा सरदार सरोवर बांध से सिर्फ 3.5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है और ये पर्यावरण के लिहाज से खासा संवेदनशील इलाका है और इसकी वजह से वन्यजीव और पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। नोटिस जारी किया है गुजरात सरकार, पुलिस महासंचालक को लेकर पर्यावरण मंत्रालय और लार्सन एंड टर्बो जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है सरदार पटेल स्टैचू के काम का, उनको सभी को बुलाया गया है।